और आइए अब शुरुआत करते हैं मुझे जवाब चाहिए का। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुतेरे रंग होते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं रंग और गहराते जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले धर्म और जाति के नाम पर क्या रंग में भंग की कोशिश हो रही है? जो चुनाव विकास और बुनियादी सरोकारों के मसले पर लड़े जाने चाहिए, क्या उसमें धर्म और जाति की आधार पर कोरी बयानबाजी करके इस मुद्दे को ही हावी करने की कोशिश हो रही है? यूपी की सियासी पार्टियों की ओर से जो बयानबाजी हो रही है उससे ऐसा लगता है। उदाहरण देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों पर गोली चलाए जाने से लेकर गोल टोपी तक का जिक्र कर दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जनमानस की आस्था पर बुलडोजर चलवाने का आरोप लगा दिया। भाजपा के खत्म हो जाने की घोषणा ट्विटर से ही कर दी। कांग्रेस ने नाथूराम गोडसे का जिक्र करते हुए आरएसएस पर निशाना साध डाला यूपी चुनाव से ठीक पहले। तो असदुद्दीन ओवैसी भी हैं मैदान में। उन्होंने मंचों से मुजफ्फरनगर दंगों तक का जिक्र कर दिया और लगातार ऐसी बयानबाजी वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इस खेल में है, सक्रिय खूब हो गई है आम आदमी पार्टी और चुनाव से पहले राम नाम जप रही है, रामलला के दर्शन कर रही है, कई घोषणाएं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मतलब साफ है, चुनावों में जाति धर्म का कार्ड खेलकर वोट बटोरने की जुगत शुरू हो गई है। इसी होड़ का नतीजा है कि अब ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि जनता के हाथ आखिर क्या लगेगा। इन्हीं तमाम मसलों पर हम करेंगे चर्चा, आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं धर्म और जाति के नाम पर यूपी में नेताजी लग गए काम पर। 2022 के चुनाव से पहले यूपी में किस तरह से बयानबाजी हो रही है, सुन लीजिए। देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अन्याय हुआ है सरकार। बाबा साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का एक कहना नहीं मानती सरकार। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या सम्मान देगी उनको? यूपी में भी विधानसभा का हम चुनाव होने के लिए कुछ समय बचे हैं। ये जो जातिवादी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है या अन्य जो भी जातिवादी पार्टियां हैं, आज जो कुछ भी थोड़ा घना इनको दे रही है, केवल वो अपने स्वार्थ में, अपने वोट के खातिर, ना कि इनके समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दे रही है। कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, तो वो न कांग्रेस के बहकावे में आने वाले, न बीजेपी, न अन्य किसी और पार्टी के। लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जवाब सिर्फ ओवैसी का नहीं, ये जवाब पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों का है कि हमारे साथ कोई नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपने इतिहाद को मजबूत करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारे का जवाब देंगे। तो नेताजी अपने काम पर लग गए हैं। सुना आपने, तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित, लेकिन जनता पूछ रही है कि विकास के काम आखिर कब होंगे? और विकास के काम पर राजनीति होनी चाहिए, न कि धर्म और जाति पर। इसी की बात हम करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र बब्बर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही दीपक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और गौरव कपूर भी हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर दिखाइए सबको। मैं शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो पहले जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा कि आखिर ये किस तरह की सियासत चुनाव से पहले हो रही है। बयानबाजियां तो चुनाव से पहले खूब होती हैं, लेकिन अब 5 साल का वक्त गुजर गया है और जब बारी आई है रिपोर्ट देने की, बारी आई है जनता के बीच में जाकर काम गिनवाने की,
तो जिक्र किया जा रहा है राम भक्तों का, जिक्र किया जा रहा है गोली चलाने का, जिक्र किया जा रहा है गोल टोपी का, जिक्र किया जा रहा है रोजा इफ्तार का, जिक्र किया जा रहा है हिंदू पर्वों का कि कर्फ्यू लगा दिया जाता था पहले, हम तो देखिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन काम क्या किया ये क्यों नहीं बता पा रहे? क्या हिंदू मुसलमान पर ही लड़ा जाएगा ये चुनाव? विकास कहीं पीछे छूट जाएगा? देखिए शुभ्रा जी, बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिबल विषय आपने उठाया है यूपी चुनाव से पहले। और मैं अभी आपके चैनल के ऊपर देख रहा था, विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने अपनी अपनी टिप्पणियां की हैं। निश्चित रूप से आप देख रहे थे, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि हम ट्विटर के ऊपर ही वो कहते हैं कि बीजेपी खत्म होने वाली है, बीजेपी का राज जाने वाला है। बाकी नेताओं को भी मैं सुन रहा था, परंतु एक बात कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो ना, तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई पड़ता है। कल तक राम को काल्पनिक कहने वाले आज राम के नाम की माला जप रहे हैं। कोर्ट में जो एफिडेविट जमा कराते थे कि राम तो है ही नहीं, वो माला जप रहे हैं राम के नाम की। राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से राम राम कर रहे हैं। आडवाणी जी की राम रथ यात्रा को रोकने वालों का हाल आपने देख ही लिया है कि कहां खड़े हैं। और राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनाने की जो मांग करते थे, मंदिर के लिए कोई चंदा मांगने आए तो उसे चंदा मत देना कहने वाले, राम मंदिर का क्या मतलब है कहने वाले, आज लोगों को अयोध्या में जो है मुफ्त राम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए घोषणा करते हैं कि हम राम मंदिर की घोषणा करवाएंगे। आपके मंदिरों से बिजली और पानी के कमर्शियल बिल लेने वाले, मौलवियों को तनख्वाह देने वाले आज राम राम कर रहे हैं। हर जिले में हज हाउस बनाने की घोषणा करने वाले आज राम राम कर रहे हैं। अभी ओवैसी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का दमन हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मुसलमान हैं, परंतु वहां पर जो सरकारी योजनाओं का लाभ वो 37% मुसलमान ले रहे हैं। मतलब कुल जनसंख्या का 37%, 24 करोड़ के आसपास की आबादी मानी जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें अगर हम माने तो लगभग 5 करोड़ 20% के हिसाब से देखें, उसमें से 37% लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमानों का दमन हो रहा है। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं मैडम कि कपड़ों के ऊपर जनेऊ, कपड़ों के अंदर क्रॉस और कपड़ों के नीचे खतना, इस प्रकार से अलग अलग एक ही व्यक्ति सवाल। लेकिन ये था मेरा कि विकास के मुद्दे क्या पीछे, जनता के सरोकारों के मुद्दे क्या पीछे छूट जाएंगे? मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपसे लेना चाहती हूँ और मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में हैं और वो आप पर भी खूब निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक रैली में कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों को याद कर लीजिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नहीं बचा पाई, 70 विधायक थे फिर भी कुछ नहीं कर पाई। एमवाई समीकरण को डगमगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या आपको अंदाजा हो गया है कि सिर्फ एमवाई समीकरण से काम चलने वाला है नहीं, तो क्यों ना राम नाम लिया जाए, क्यों ना आस्था की बात की जाए? और इसीलिए ट्विटर पर कह देते हैं अखिलेश यादव की ये देखिए आस्था पर बुलडोजर चलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और ऐलान करते हैं ट्विटर से ही कि भाजपा खत्म। क्या आपको भी समझ में आ गया कि यही खेल करना पड़ेगा? शुभ्रा जी, बात खेल की नहीं है, बात तो नुमाइंदगी की है और यहाँ पे जनसेवा की। अब इसको विविध तरीके से ये लोग ले रहे हैं। मैं तो एक बात सीधी ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब को पार्टी से पहले कि उनको तो बात करना बेकार है। 2002 दिन के अंदर दंगे और कहीं गोधरा के अंदर 3 महीने तक दंगे चलते हो और अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री को जा करके कहना पड़ता हो, आज के प्रधानमंत्री जो हैं उनको सबक सिखाना पड़ता हो कि राष्ट्रध्वज जो है, तो आप सीधी बात सुनिए। आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है सर, आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है, आपकी आवाज ठीक तक पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस देख लेते हैं, सुर्खियां देखते हैं, फिर लौटेंगे चर्चा पर वापस। वोट के लिए जाति जाति, धर्म धर्म, नेताजी हर किसी के दरवाजे पर हैं। किसी भी पार्टी के नेताजी हों, सबका मकसद है यूपी में जाति धर्म की राजनीति को साधना और 2020 में सत्ता हासिल करना। इसके लिए नेताजी किसी भी भगवान का दर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की बानगी है जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं। और आइए फिर से एक बार हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास, और मैं चाहती हूँ कपिश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर दीपक जी और गौरव जी मैं आपके पास आऊंगी। कपिश जी। देखिए शुभ्रा जी, बहुत सीधी सी बात, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं जहां मैंने समाप्त की थी कि ओवैसी साहब को तो साक्षी जी महाराज से पूछ लेना चाहिए कि उन्होंने या उनकी पार्टी ने क्या उनके लिए स्क्रिप्ट लिख करके रखी है। जहां तक रह गई बात समाजवादी पार्टी के समय दंगे की, तो जिसने दंगा कराया था आज उसके मेन अभियुक्त हैं, उस पर से आज के मुख्यमंत्री जो है वो वाद उठा लेना चाहते हैं जिनको हाईकोर्ट ने रोक दिया।
तो अभी स्थितियां सामने हैं। और गौधरा के अंदर जहां 3 महीने तक दंगे होते रहे, किसी को अटल जी ने राजभर भी गया था, आज वो हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कह लीजिए, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं और आज उनके लोग इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। मैं तो बहुत सीधी सी बात एक पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर में जो कार्यसेवकों पे गोली चलाने की बार बार तहमत जड़ते हैं, ये क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि वही वो राम मंदिर है जिसपे 1949 से ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा था और अपराध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी लाई थी। और जब कार्यसेवक जो भी इस अपराध के दोषी रहे, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि आरोप, हाँ ठीक है, जनता सुन रही है आप लोगों को, आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले राम नाम याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जो राम के नाम को ठीक है, वो और 29 साल तक वो इंसिडेंट्स जो पहले बीत चुके हैं, जो इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं, उन्हें फिर से उठा करके, उन्हें फिर से कुरेद करके, लोगों की भावनाएं कुरेद करके क्या वोट लेने की कोशिश है। और मैं सीधा रुख करूंगी गौरव कपूर जी, आपका कांग्रेस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस तो जमीन तलाश कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और इसीलिए किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत सीटें आ जाए या कुछ वोट मिल जाए। अब नाथूराम गोडसे भी आपको याद आ गए, आप खुद ही कहेंगे कि भाई बीजेपी ने इसका जिक्र कर दिया, बीजेपी ने उसका जिक्र कर दिया, लेकिन आपके ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से नाथूराम गोडसे का जिक्र हो रहा है, आरएसएस पर वार किया जा रहा है, यानी कि विकास से, जनता की भलाई से आप लोगों को भी कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये आपकी बात एकदम सरासर गलत है, क्योंकि जो हमारी प्रतिज्ञाएं हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने आगे सबके सामने रखी हैं, जिसमें स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, जिसमें 2500 रुपए गन्ना क्या कहते हैं गेहूं और धान के लिए, 400 रुपए गन्ने के लिए, 20 लाख नौकरी और कर्जा माफी की जो बात रखी है, और उसमें लिखा है कि हम निभाएंगे, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनका कर्जा माफी किया था, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए नाथूराम गोडसे इंडिया के पहले टेररिस्ट थे, सबको पता है, उन्होंने गांधी जी की हत्या की, तो उसमें क्या गलत बात है कहना, कोई उसमें गलत तो है नहीं कहना। अब अगर वो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं तो ये भी बोला ही जाएगा। आपको मालूम है कि 2016 में राहुल गांधी को इसी मसले पर फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, हमें बुलाया, माफी मांगने तक की नौबत आ गई थी। महात्मा गांधी की हत्या से आरएसएस को जोड़ने की बात पर राहुल गांधी को फटकार लगी थी, इसी बात पर आपको याद है। लेकिन आप चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दों को हटाकर विकास से भटकाना चाहते हैं। आप तो कहते हैं कि असल मुद्दों पर बात कीजिए, लेकिन आप खुद ही ऐसे मसलों को छेड़ते हैं। हमारी नेता ने जो लड़ाई उम्भा से शुरू की थी, जो उन्नाव गई, जो हाथरस गई, जो लखीमपुर गई, जो आजमगढ़ गई, हाँ। वो मुद्दे उन्होंने जनता के ही उठाए और कहीं के नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर आप मान रहे हैं गौरव जी कि ये दौरे इसीलिए किए गए, जनता के सरोकार से ज्यादा चुनावी फायदा उठाने के लिए ये दौरे किए गए। यही बात तो बीजेपी आपके विरोधी यही बात तो कर रहे हैं कि वो जगह बना रही है महिलाओं के लिए। नहीं, देखिए, हमें अगर बुलाएं तो हमारी बात सुनिए, अपनी बीच में बात काटिए मत। अगर काटने का खेल करना है तो बोलिए, ब्रेक पर जाना है, बोलिए सुन लिया करिए। हाँ जी, बहुत सीरीज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल और केवल अपनी प्रतिज्ञाओं को लेके जा रही है और दूसरी चीज महंगाई को लेके जा रही है। आज 115 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपए का डीजल है, 200 रुपए का कड़वा तेल है, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। कौन सी विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? क्या उन्होंने किया है 4.5 साल में? इसकी यही सबसे तो भटका देते हैं ना आप लोग, फिर नाथूराम गोडसे और आरएसएस पर वार करके इसी सबसे। और सिर्फ मैं आपको नहीं कर रही हूं, तमाम पार्टियों का मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि क्या महंगाई के मुद्दे से, कोरोना के मसले से, रोजगार के मसले से भटकाया जा रहा है। इस तरह के बयान देके मैं वापस लौटूंगी आप सबके पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी भी खूब राम राम जप रही है, दीपक जी से भी जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। कहते हैं कि जब चुनाव से पहले सियासी पार्टियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, कोई और ठौर नहीं बचता है, तो जाति और धर्म की याद आती है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यही हो रहा है? क्या सियासी पार्टियों की लड़ाई अब जाति और धर्म पर आ गई है? लेकिन आम आदमी के मसलों का, जनता के मसलों का क्या होगा, विकास का क्या होगा, जिसके वादे किए जाते हैं पूरे 5 साल? हम आइए फिर से एक बार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और मैं सीधा रुख करना चाहती हूँ दीपक वाजपेयी जी, आपका आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप राजनीति में बाकी पार्टियों की अपेक्षा नए हैं, हालांकि एक लंबा अरसा हो गया आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में आप लोग उतर गए पूरे जोर शोर के साथ। भले ही आप बाकी पार्टियों से नए हो, लेकिन चुनावी चालाकी में आपका कोई सानी नहीं है। और देखिए, अयोध्या का दौरा हो, कई वादे हो,
दिल्ली वालों को अयोध्या के में दर्शन फ्री में करवाएंगे, फ्री के वादे तो आप लोग करते ही रहते हैं। तो यानी कि चाबी आप लोगों के हाथ लग गई है कि धर्म की बात करो, राम नाम जपो, चुनाव से पहले हो जाएगा फायदा। चलिए शुभ्रा जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि हमारे बहाने हमारी आड़ लिख गई। आपने भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नकाब नोचा, धर्म की राजनीति को अच्छा, आड़ लेकर वाली पार्टी का इतनी इंपॉर्टेंस कैसे जी, देते हैं आप लोग अपने आप मेरे को? ऊपर हमला करके हमारी पार्टी दीपक का हमला वाजपेयी जी, करके इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे लेते हैं आप लोग अपने आप को? मतलब थोड़ा सा तो सोच समझ के बोला कीजिए। 1 मिनट का समय है, अगर आप हाँ बोलिए ना, बोलिए, सवाल पर आइए। राम नाम जप के फायदा करना चाहते हैं कि नहीं? घंटा मैंने सुनिए हाँ आपकी विशेष रिक्वेस्ट पे, मेरा क्लास है, मेरा एग्जाम है 3rd को। बोलिए ना सर, राम नाम जप के फायदा करवाना चाहते हैं? सुन लीजिए बोलिए। मैंने अपनी क्लास कैंसिल पॉइंट करके पर। आपके समय निकाला, आधे घंटे से मैं बैठा हूं। आपने बहुत सवाल नहीं शुक्रिया पूछा। आपका सर, बहुत अगर मेहरबानी। आपके अंदर अगर आप सवाल नहीं पूछना चाहती, आपको हाँ। बोलना है, मुझे कोई हर्जा नहीं है। मैं बोलिए 30 ना। मिनट से बैठा हूं, मैं और बैठ सकता हूं। बोलिए ना। अच्छा, आप सुन लीजिए हाँ। आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने उस पर कुछ कहा है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा है। हाँ। साहस आपने एक शो करने की हिम्मत दिखाई है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। आप में हिम्मत है जनता के सामने विकास की बात करने की? सुनिए आप में हिम्मत है जनता के सामने विकास की बात करने की कि राम नाम जप करके लेना चाहते हैं आप वोट? आप चुनावी चालाकी खूब दिखा रहे हैं सर, यहाँ पर चालाकी मत दिखाइए, जवाब दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के गुलाम की तरह मुझे बोलने नहीं देना। आप किसके गुलाम हैं? आप किसके गुलाम हैं? गुलाम हैं। ये सब इधर उधर की बातें मत कीजिए। अपनी गुलामी यहाँ पर, अपनी मानसिक गुलामी मत शो कीजिए यहाँ पर। अपनी मानसिक गुलामी यहाँ पर शो मत कीजिए। सवाल का जवाब देने की कुव्वत नहीं है तो आप बताइए। अगर सवाल का जवाब देने की कुव्वत आप में नहीं है दीपक वाजपेयी जी, तो बता दीजिए। उल जलूल आरोप सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ। आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, चैनल बोलने नहीं देना चाहता। सीधे बता दूं कि आप चैनल पर उल जलूल आरोप लगा करके निकल जाएंगे। अगर आपको ये लगता है तो ये आपकी गलत फहमी है, गलत फहमी है आपकी। राम नाम जप करके फायदा उठाना चाहते हैं? आपकी हिम्मत नहीं है। राम नाम, हिम्मत है आपको जवाब देने की? राम नाम जप के फायदा उठाना चाहते हैं आप? आप बोलने नहीं देना। फ्री के वादे करके जनता को बरगलाना चाहते हैं आप? नहीं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। मेरे सवाल से भाग रहे हैं आप कर रहे हैं आप लोग, और आप उल जलूल आरोप लगा रहे हैं। हिम्मत देखिए आपकी, अपने आप की हिम्मत देखिए कि कैसे दुस्साहस कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर सवाल खड़े करने की। एक जवाब नहीं दे पाए आप मेरे सवाल का। ये बोलने नहीं देना चाहता है, इसकी एंकर बोलिए ना। मैं तो बड़ी देर से गुजारिश कर रही हूँ गौरव जी, बड़ी देर से गुजारिश कर रही हूँ। मेहरबानी आपने क्लास मिस की, मेहरबानी आपकी, आपने क्लास मिस की। अगर आप बोलती रहेंगी, आप अरे आप तो काम की बात तो बोलिए ना दीपक जी, काम की बात बोलिए। तो चुप होइए आप चुप होइए। अरे तो धमका क्यों रहे हैं? मुझको धमका क्यों रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? अरे हम धमका रहे हैं, आप तो हत्या रहे हैं। आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? हत्या की है। बात कीजिए, आपने तो मासूम लड़की को बाहर में गोली मार दी। बात कीजिए। लहजा देखिए, लहजा अपना देखिए। धमका रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर, आप दलाली कर रहे हैं। धमका रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। अपना दुस्साहस देखिए, कैसे आप फीमेल एंकर से बात करें। एक सवाल पूछ लिया जाए आप लोगों से, क्या सत्ता का गुरूर है साहब? क्या सत्ता का गुरूर है कि एक सवाल नहीं पूछ सकता एक एंकर आपसे? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह दीजिए, मैं चैनल के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। एक शब्द नहीं सुनूंगी। लाल की हत्या की उसने, सर में गोली एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं चैनल के खिलाफ। सजा पाई हुई है। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं आगे बढ़ूं? अब बोलता हूं। अच्छा देखिए, पिछले 2 वर्षों से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अस्पताल का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा उठा रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री को स्कूल जाने से रोका गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। अस्पतालों और स्कूलों की जब हमने बदहाली दिखाई, जब हमने कोरोना के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया, हमने बताया कि कैसे 500 रुपए की चीज आप 5,000 रुपए में, 800 रुपए की 13,000 रुपए में, और फिर जब उन सबसे काम नहीं चला तो अयोध्या खरीदा गया। हाँ, फिर वादे करने लगे कि अयोध्या के हम यात्रा फ्री करवाएंगे। डोंट अलाउ मी टू स्पीक। नहीं, आपने बहुत टाइम वैसे भी वेस्ट कर दिया है। ओनर किल जेसिका लाल, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट अलाउ मी टू स्पीक। नहीं, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप सर। नहीं, आपने बोलने नहीं दिया, टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। तो बोलिए ना, मुद्दे पर आइए। मुद्दे में बोल रहा हूँ, आप बीच में क्यों काट रही हैं? बोलिए सर। हमने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया तो आप क्यों डर रही हैं? हमने अरे कोरोना के बोलिए ना मामले पर साहब। मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का
तो आप क्यों डर रही हैं? हमने जब बताया अरे कि आप बजट डर की रहे मंत्री ने हैं, सवाल करोड़ों सुनने की रुपए का कुव्वत घपला नहीं है किया, आपके तो अंदर। इसमें जेल का लाल सत्ता का इतना अहंकार मत पालिए, सत्ता का इतना अहंकार मत पालिए। वीरेंद्र बब्बर जी जवाब दीजिए, वीरेंद्र बब्बर जी जवाब दीजिए। बहुत नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसी में, तू मैं देखिए, मैं कुछ बोलूंगी, आप कुछ बोलेंगे, जनता के सरोकार पर बात नहीं हो पाएगी। वीरेंद्र बब्बर जी आप आइए डिबेट में, जवाब दीजिए। आपके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। इनका वॉल्यूम डाउन हाँ बोलिए वीरेंद्र बब्बर जी, जवाब दीजिए। अब इतना वक्त मेरे पास नहीं है तू मैं करने का। छाछ तो बोले छल्ली बोले, जिसके 100 खेत, जिसके 2-2, 3-3 मंत्रियों के ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगे हो, जिनके विधायक, जिनके मंत्री अपनी पत्नियों को टॉर्चर करते हो, जिनके राशन कार्ड बनाने के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हो। अरे अगर एक आदमी ने अपराध किया तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी। मैं पूछता हूँ, क्या आपके मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था, क्या आपके मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि राम मंदिर के नाम पे कुछ चंदा है तो उसे भगा देना? राम मंदिर का क्या मतलब है? राम मंदिर के नाम पे कोई बड़ी ठीक है, एक साथ मत बोलिए ना, अब फिर से मुझे कहना पड़ेगा, एक साथ बोल रहे हैं आप लोग, भाई एक एक करके बोलिए, एक एक करके। ठीक है बब्बर साहब, अब जवाब सुन लीजिए। बब्बर साहब ठीक है, आपने बहुत ही गंभीर एलिगेशंस चूंकि लगाए हैं बब्बर साहब, एक बार जवाब ले लेते हैं दीपक जी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी कपीश जी के पास। दीपक जी जल्दी से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जबकि इन मुद्दों पर हमने उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 1.5 साल में, 2 साल में हमने जब भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया, उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे सांसद संजय सिंह जी के ऊपर 17 मुकदमे, जिसमें देशद्रोह का भी मुकदमा शामिल लगाया गया। क्यों घबरा रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताना चाहती है कि रामलला के मंदिर को हमने दिल्ली में 37,000 लोगों को जगन्नाथपुरी की यात्रा कराई, स्वर्ण मंदिर की यात्रा कराई, वैष्णो देवी की यात्रा कराई। अगर उनमें से रामलला के मंदिर का भी अगर नाम जुड़ गया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? इनके पास कोई रामलला का ठीक है, चलिए ठीक है रामलला का कपीश श्रीवास्तव, ठीक है सर, आप लोगों की बात सुन ली गई, आप लोगों की बात आ गई। कपीश श्रीवास्तव जी, लेकिन जनता के सरोकार के मसले कहाँ हैं? तमाम दल यही राजनीति कर रही है, जाति का मसला उठा रही है, धर्म का मसला उठा रही है, आप लोग भी अछूते नहीं हैं। लेकिन यूपी चुनाव से पहले क्या हिंदू मुसलमान पर ही लड़ाई होगी? क्या इसी पर फाइट होगी? जनता के मसले छूट जाएंगे पीछे? कपीश श्रीवास्तव जी। सुब्रा जी बिल्कुल ठीक आप बात कह रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, ये भारतीय जनता पार्टी का है और हमको इसी पर नहीं जाना है, क्योंकि ये बार बार उसी पे ले जाएंगे। जिसने वादा किया हो, संकल्प पत्र का एक वादा पूरा ना हो, जिसने मौतों की लाइन लगवा दी हो कोविड काल में, जिसने हिंदुओं की अंत्येष्टि ना होने दी हो, गंगा जी में बहा करके कुत्तों से नचवाया हो, 700 हिंदू किसानों को बैठा करके मौत के मुंह में धकेल दिया हो, जो अडानी और अंबानी जैसे लोगों की सरकार चला रही हो, जो अभी कुशीनगर का जूता नहीं काटा उठा के अडानी को दे दिया, तो ऐसी बहरूपिया सरकार जानती है कि उसको विकास के नाम पे विनाश लीला उसने खेला है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी। बब्बर साहब जवाब दीजिए, बब्बर साहब जवाब दीजिए जल्दी से। बब्बर साहब ठीक है, बब्बर साहब जवाब दीजिए, वक्त मेरे पास कम है। चाहता हूं, जिस प्रकार अभी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बाद श्रीमान जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी बात रख रहे थे। हाँ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार कह रहे थे, नाथूराम गोडसे की बात कर रहे थे, अरे 84 के दंगों में हजारों सिख बहन भाइयों के हत्यारे, इस प्रकार से बात करेंगे। कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो इस प्रकार के काम होते हैं। ये डायलॉग देने वाले नेता इस प्रकार से बात करेंगे। उस महिलाओं को 50% देने की बात करने वाले पंजाब में क्या हो जाता है, जब लक्ष्मी को जा सकते हैं तो राजस्थान में जब दलित की हत्या होती है तो वहाँ क्या होती है? किस प्रकार से? ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहती हूँ गौरव कपूर जी आपसे भी लूं, एक सेकंड। ठीक है, आप लोगों की बात आ गई, एक सेकंड। गौरव कपूर जी एक छोटी सी टिप्पणी आपकी भी। आप लोग तो ये कह रहे हैं कि जनता के मसले पर महंगाई की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे कैसे महंगाई की बात हो पाएगी अगर आप लोग गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे? चुनाव से पहले गड़े मुर्दे उखाड़ कर, नाथूराम गोडसे का नाम लेकर, आरएसएस पर वार करके, कि आप लोग भी इसी सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं? आपको पता है कि कोई और ठौर नहीं है। हम गड़ा मुर्दा ये उखाड़ रहे हैं हाँ। कि जो एमओएस होम है उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, जो अपने बेटे को बचा रहे हैं। हम उसका उठा रहे हैं कि कुलदीप सेंगर के ऊपर कब पूरी तरह से कार्रवाई होगी। हम उस पर उठा रहे हैं कि जो कोरोना काल के 40 भयानक दिन थे, उस पे जो परेशानी आई लोगों को, उस पर कब सरकार कुछ काम करेगी। 2 महीने के लिए कोई अस्पताल टेम्पररी बना के उसको बंद कर देना और उसी का झुंझुना बजाना, उससे नहीं चलने वाला है।
और इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे बनारस, 5200 करोड़ रुपया, कभी वो 52,000 करोड़, कभी 5,20,000 करोड़। हम लोग देखिए बात कर रहे हैं एकदम केवल और केवल मुद्दों की और कुछ नहीं। और हमारी जो पूरी रणनीति है 2022 की वो जनता के लिए है और केवल जनता ही के चलिए, चुनाव से पहले कम से कम इसी बहाने जनता के नाम कुछ परियोजनाएं हो जाएं, कुछ विकास के काम आ जाए। और हम तो यही कहते हैं कि चुनाव के बहाने अगर ये हो रहा है तो अच्छी बात है। कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम ही कम कर दीजिए ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और क्या इसी से ध्यान भटकाने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने हित साधने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए जाति धर्म पर आ गई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आप तक, हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर। आप रहिएगा।